हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नित्या एजुकेशन एंड न्यूज। आज मैं नित्यानंद राज आपके साथ एक नए टॉपिक में आया हूँ। रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन किस ऑर्गन के द्वारा होता है और रिस्पायरेशन कैसे हेल्ड होता है, वो सब एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये सब आपको मैं इस चैप्टर में बताऊँगा। लैंड एनिमल कौन कौन है जो रिस्पायर करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सिर्फ आपको एक प्रॉमिस करना है कि आपको ये प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें क्या होता है रिस्पायरेशन, आखिरकार रिस्पायरेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको समझ में आना ही आना है, इससे अच्छा कहीं नहीं, आपको मात्र देखना ही है, आपको मात्र देखना ही है। आप देखते रहिए और सुनते रहिए कुछ अच्छा। रिस्पायरेशन, आखिर रिस्पायरेशन होता क्या है? Respiration is a process that includes breathing, the movement of air in and out of the body and vice versa is known as breathing. Respiration जो है केमिकल प्रोसेस है जो कम्प्लेक्स फूड को which breaks down into a complex food into simpler substances is known as respiration. Respiration क्या है? Respiration is a process, a chemical process that breaks down the food material, complex material into simpler substances or diffusible substances is known as क्या? रिस्पायरेशन। सिंपल। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैस है। इनहेलेशन जो है क्या है? इनहेलेशन, तो इनहेलेशन जो है वो हम जब लेते हैं अंदर, इनहेलेशन जो होता है वो रिच ऑफ ऑक्सीजन होता है, पर एक्सहेलेशन रिच ऑफ CO2 होता है। आपको ये सिर्फ याद रखना है। और देखिए अर्थ फॉर्म में कैसे होता है रिस्पायरेशन। अर्थ फॉर्म में रिस्पायरेशन जो होता है वो स्किन के द्वारा होता है। फ्रॉग में किसके द्वारा होता है? पानी में अगर जो हो तो स्किन से करता है, और अगर जो ये बाहर हो तो किससे करता है? और जब वो लैंड पर होता है तो वो किससे करता है? तो लंग्स से करता है। फ्रॉग ब्रीथ फ्रॉम 2 organs. First, he breathe when he is in water, then he breathe from skin, and when he is on land, then he breathe from lungs. फिश जो होता है गिल्स के साथ, एनिमल जो में अर्थवर्म को मैंने आपको बताया जो स्किन के साथ करता है, ह्यूमन बींग्स होता है वो नोज के साथ करता है। इसमें कम्प्लेक्स जो होता है उसमें इसमें कम्प्लेक्स ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जिसमें कौन कौन सा ऑर्गन शामिल है? तो इसमें हमारा पूरे बॉडी ऐसे एक्चुअली शामिल है। ओके, पर मैं मेनली कहना चाहूँगा तो लंग्स और नोज, नेजल कैविटी। अब आपका आ गया एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ O2 एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेज इनटू CO2 एंड H2। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है क्या क्या बनता है? तो उसमें CO2 बनता है और H2O बनता है। लेकिन अगर जो हम बात करें एनारोबिक में तो वो कुछ भी बन सकता है, उसको जो प्रोडक्ट आ सकता है वो कुछ भी आ सकता है। नो मैटर, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या आ सकता है। जैसे ईस्ट में जो होता है उसमें CO2 भी आता है, ग्लूकोज भी आता है, एनर्जी भी आता है। ठीक है। ईस्ट में, ईस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगल। ये जो है ईस्ट जो है फंगी का किंगडम में बांटा गया, इसको फंगी किंगडम में बांटा गया ईस्ट को। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दिया, हाउ इज द एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी जो है स्टोर कैसे होता है? फूड में के जरिए। और ये शरीर के बाहर रिलीज कैसे होता है? तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ इन विच फूड इज ब्रोक डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज नॉन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। आखिर सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है? तो सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें हमारा जो फूड होता है एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है उसको broken down into simpler substances or diffuse substances, and it absorbed by the body through villi of a small intestine is known as cellular respiration। तो आखिर सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है आप पूछ रहे होंगे मुझसे। तो सेलुलर रिस्पायरेशन का डिफाइन मैंने आपको बता दिया और कुछ और बताने जा रहा हूँ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो हमारे सेल में होता है, और सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। हमारे बॉडी के हर एक सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। अगर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा मेरे शरीर में तो हमारा जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा। हमारा शरीर जो है धीरे धीरे करके सारा जो सेल है वो सारा सेल मर जाएगा। इसीलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है होना ज़रूरी है, इसीलिए हमारा शरीर जो है अभी लाइफ कर रहा है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस of chemical reaction in which to it is a chemical reaction carried out for maintaining the balance, maintaining the living state of the cells in an organism. It refers to the set of chemical reactions carrying out
food maintaining the state living state of the cells in an organism is called metabolism. मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप नोट्स बना लीजिए। ओके देखिए, और इसको दो भागों में बांटा गया है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म होता क्या है। कैटाबॉलिज्म जो होता है इसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। आपको सिंपल याद रखना है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और ये क्या होता है, एनाबॉलिज्म, सॉरी एनाबॉलिज्म क्या होता है। एनाबॉलिज्म जो होता है synthesizing all required compounds required by the cell, the process of synthesizing all compounds required by the cell। इसमें आपको सिंपल याद रखना है, synthesizing all compounds required by the cell is called क्या, is called एनाबॉलिज्म। सिंपल है ना, हाँ सिंपल ही होता है ना। देखिए आपको मैंने बता दिया ये एरोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक रिस्पिरेशन का जो ये आपका इक्वेशन है, ये याद कर सकते। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। और जब इसमें देखिए जब एनारोबिक रिएक्शन होता है, एनारोबिक रिएक्शन का डिफाइन क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा, when respiration takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic reaction। when respiration takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और इंट्रा मॉलिकुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये जो है किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, मसल सेल्स में होता है। तो अगला मैं बताना चाहूँगा इसका रिएक्शन जो है आप देख लें इसमें क्या है। देखिए ये ईस्ट का रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, बट ये डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिएक्शन रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है किसमें, एरोबिक रिस्पायरेशन में, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन में जो होता है इट इन्वॉल्व्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनारोबिक एंड ऑक्सीजन। ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इसमें, लेकिन कोई एक्सचेंज ऑफ गैस एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होता है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन में कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लेकिन हम इसका बात करें इसका, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन का तो वो कहाँ होता है, तो होता है साइटोप्लाज्म में। आपको पॉइंटिंग वर्ड मैं दे रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ O2, absence of CO2, exchange of gases absent। ये होता है साइटोप्लाज्म में, ये होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म में। इट ऑलवेज रिलीजेस CO2 और H2O, ये कुछ भी रिलीज कर देता है, इसको पता ही नहीं क्या रिलीज करेगा, ठीक। इसीलिए इस CO2 H2O रिलीज करता है। ये जो है एनर्जी जो हाई अमाउंट में रिलीज करता है 36 ATP, और इसमें उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करता है। ATP क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी है जो फॉर्मेशन में हेल्प करे, एनर्जी फॉर्मेशन है, एनर्जी फॉर्म होता है तो इसी रूप में होता है, ATP के फॉर्म में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ATP को भी हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम ATP को कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ATP का जो है पूरा थोड़ा डिटेल, आपको डिटेल में अभी हम आपको बता देता हूँ, ठीक है। ATP जो है एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। और इसका जो स्टैंड्स है ATP का, तो उसका है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये दो रूप में पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये जो है दो रूप में पाया जाता है, और इसका जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट में होता है तीन बॉन्ड होता है। जो एक भी बॉन्ड उसका टूट जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मतलब कि बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो जाता है। एक भी बॉन्ड टूट जाता है तो सर्च रिलीज एनर्जी देन यूज फॉर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जब एनर्जी कब होता है, तो कब यूज होता है, तो ये यूज होता है केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, तो फर्मेंटेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि
when respiration takes place in the absence of oxygen, then it is known as fermentation. fermentation वो भी प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को ग्लूकोज और ये ग्लूकोज और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में हम चेंज कर देते हैं। किसके द्वारा? तो ईस्ट के द्वारा। इसी को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। इससे ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग आपको बताऊंगा। ब्रीदिंग मैं बताना चाहूँगा कि ब्रीदिंग जब एक बार आप ब्रीदिंग जो है एक बार आप इनहेल करते हैं और एक बार आप एक्सहेल करते हैं, तो दोनों मिलाकर जो एक बनता है वो ये वन ब्रीदिंग होता है, वन टाइम्स ब्रीथिंग होता है। तो ब्रीदिंग क्या हुआ? वन टाइम इनहेल एंड वन टाइम एक्सहेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग अब हम पढ़ेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल और ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज नोन एज द ब्रीदिंग रेट। ओके, द ब्रीथ मतलब यहाँ पर समझे क्या कि एक बार इनहेल और एक बार एक्सहेल इज इक्वल टू 1 ब्रीथ। ओके, तो 1 मिनट में जितना हम ब्रीथ करते हैं उसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं नस्ल कैविटी है, नस्ल कैविटी। यहाँ पर आपको सैलिवरी ग्लैंड मिलेगा। आपको न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर, आपको ये मैं लिंक में दे दूंगा। अगर जो आप इसके पिछले वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाए, पिछले वाले टॉपिक नहीं पढ़े, ये तो सारा टॉपिक जो है ये किस चैप्टर का है? लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का फर्स्ट लेसन बायोलॉजी का है। और ये जो लंग्स है देखिए आप यहाँ पर है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है देखिए ऊपर चला जाता है। जब ऊपर कब जाता है? तो हवा जो होता है बाहर निकलता है तब जाता है। और जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तब हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे आता है। क्या आता है? नीचे, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर जो हम वो गैस को आउट करते हैं तो इट गो ऊपर। ठीक है, जैसे भी है। तो ट्रैकिया जो है ये विंड पाइप है। ट्रैकिया जो है विंड पाइप है। और फेरिक्स क्या है? फेरिक्स भी इसी का ऑर्गन है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊँगा ना, टाइम बहुत है अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है? तो पहले जो ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये जाता है, फर्स्ट हम जानते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? तो ये एक्सटर्नल नेयर्स होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल जो होता है हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है। नेसल चैम्बर जो होता है हमारा वो भी किस में आता है? अब देख रहे हैं यहाँ नेसल चैम्बर है ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं? नेसल चैम्बर। ये हमारा जो आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है। और ये जो नॉस्ट्रिल होता है ये इस आकार का जो होता है, ये जो होता है ये नेसल, सॉरी अच्छे से नहीं बन पा, बता रहा हूँ 1 मिनट। अच्छा नहीं बन पाता, नाक टेढ़ा कर देता हूँ मैं। यही समझ लीजिए आप, जैसे ये होता है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए एक मैन का मैंने पिक्चर बनाया, मैन का। ठीक है, जैसे बना अच्छा बना तो बोलना, कमेंट करना ज़रूर। अभी मुझे इतनी अच्छी पिक्चर बनाने तो आती है लेकिन बनाता नहीं है। ये वाला नाक जो है ना, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। ठीक है, ट्रैकिया जो है विंड पाइप होता है। नेसल चैम्बर जो होता है क्या होता है उसमें? नेसल चैम्बर में नोज भी शामिल होता है। जैसे नेसल चैम्बर जो होता है नाक जो अंदर जाता है उसी को अंदर थोड़ा सा यहाँ तक नेसल चैम्बर बोलते हैं। यहाँ तक ये बहुत यहाँ तक नेसल चैम्बर बोलते हैं। ओके, और जो फेरिक्स ट्रैकिया जो है विंड पाइप है जिसके द्वारा जो हमारा हवा अंदर जाता है। और लंग्स का बात करें तो लंग्स में एक होता है डायफ्राम। जब डायफ्राम को हम देखिए यहाँ पर डायफ्राम जब हम गैस को इनहेल करते हैं तो हमारा जो है नीचे आ जाता है। क्या जाता है? नीचे। डायफ्राम जो है नीचे आ जाता है, लेकिन हम एक्सहेल करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल है कि हम किसी चीज़ को धक्का देंगे मतलब बाहर निकालेंगे तो बाहर ही आएगा ना। तो इसलिए देखो बाहर जाना चाह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ जब हम इसको अंदर आ रहा है तो ये अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये बाहर जा रहा है तो ये भी बाहर जा रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है, सिंपल तो है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन एंड सेपरेट्स थोरिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो, और एक कैविटी है, थोरिक कैविटी है जो हमारा कहाँ पाया जाता है? तो
एब्डोमाइनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, अलग होता है, जुड़ा होने अलग अलग होता है, ठीक है। कौन? तो डायफ्राम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच ऑर्गन्स आर द मेन साइट्स ऑफ रिस्पायरेशन, देन यू हैव टू से alveoli are the main sites of respiration। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। रिस्पायरेशन अमीबा में कैसे होता है? तो अमीबा में रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कोई भी चीज़ फॉलो करता है, ओके। और हम रिस्पायरेशन इन लैंड एनिमल में बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म जो एलिफेंट, लायंस, कॉच जो है, फ्रॉग एंड बर्ड्स लाइक ह्यूमन बींग्स जैसा हैव लंग्स लाइक दैट इन ह्यूमन बींग्स। सबके पास जो लंग्स होता है ह्यूमन बींग्स के जैसा है। लेकिन हाउ डू ऑर्गेनिज्म सच एज कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म जो कॉकरोच है और अर्थवॉर्म है वो कैसे ब्रीथ करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉकरोच जो है स्किन से करता है, सॉरी कॉकरोच जो है अलग, यहाँ पर ट्रैकी दिया हुआ है, कॉकरोच का ट्रैकी करता है। अर्थवॉर्म में जो है अर्थवॉर्म में स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। ब्लड ऑफ कॉकरोच नॉन एज हिम्पोलिफ। ब्लड जो कॉकरोच का नाम होता है वो हिम्पोलिफ कहते हैं। एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सेल। यही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो बिटवीन सेल्स में करता है। However, the movement of carbon dioxide follows the reverse path wherein the carbon dioxide in the cells of the body first insert the trachea। इसमें ट्रैकी जो है सबसे पहले यहाँ गैस जो इंटर करता है ट्रैकी में करता है, उसके बाद होल बॉडी में जाता है। जितना आपको बताना था मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट था, जो कहीं आ सकता था, कोई पूछ सकता था। और इस फॉर्म में कैसे मैंने आपको बताया कि अर्थवॉर्म में किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। डू यू थिंक प्लांट्स also respire like other organisms? Yes, plants also respire like other organism। ओके, तो ये रिस्पायर कैसे करता है? तो ये रिस्पायर करता है लिप्स में एक स्टोमाटा पाया जाता है, लिप्स में एक स्मॉल पोर्स पाया जाता है जिसके थ्रू ये रिस्पायर करता है, ओके, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर जाता है। ऑक्सीजन ये रिस्पायर भी करता है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली इट रिस्पायर्स इट इनहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रिस्पायरेशन के दौरान ये भी जो है ऑक्सीजन भी लेता है, ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है। तो हम बताना चाहेंगे कि रिस्पायर किस ऑर्गन के द्वारा करता है? तो स्टेम के द्वारा रिस्पायर करता है, रूट में जो लेंटिकल्स होता है उसके द्वारा रिस्पायर करता है, और पत्ती में जो स्टोमेटा होता है उसमें रिस्पायर करता है। आपको यहाँ लेंटिकल दिया होगा उसके द्वारा रिस्पायर करता है, यहाँ स्टोमेटा दिया हुआ है उसमें देता है, एक स्टेम के द्वारा करता है जनरली इट, लेकिन इसके द्वारा तो पक्का, ओके। आपको जितना मैंने जो महत्वपूर्ण है आपको बताया अच्छा से। The part of oxygen that is produced by the plant in photosynthesis is utilized by the plant or breathing and rest of the oxygen is given out of the plant through stomata which we using breath। जो ऑक्सीजन जो है द पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन जिस पार्ट में जो है ऑक्सीजन मुझे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है हमें प्रदान किया जाता है वो फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट थ्रू स्टोमाटा। और देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो प्लांट रिस्पायर करता है, लेकिन प्लांट जो है कब रिस्पायर करता है? अगर जो हम भी रिस्पायर करते हैं वो भी रिस्पायर करता है तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम जाना चाहिए। तो रिस्पायरेशन वो करता है वो उस गैस का जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो गैस जो ऑक्सीजन जो बनाया है उस गैस का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो स्टोमाटा के द्वारा वो हम लोग को गैस देता है, ऑक्सीजन जो गैस बनाता है वो हम लोगों को दे देता है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस था फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाने वाले गैस में और स्टोमाटा के द्वारा निकलने वाले गैस में, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को लास्ट करता हूँ। अगर जो आप इस लास्ट में मैं कहना चाहूँगा अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब करते समय जो बगल में आए बेल आइकन उसको दबा सकते हो ताकि आपको हमेशा क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। हालांकि मैं वीडियो इस पर बहुत ज़्यादा अपलोड करता हूँ, 2 से 3 वीडियो डेली इट जनरली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा। थैंक यू, बाय बाय गाइज।